नमस्कार दोस्तों ज्यों ही सरकार की कोई नई योजना आती है तो तमाम लोग उस योजना को पाने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे में हाल में ही एक सरकार की योजना आई है ई श्रम कार्ड। तो बहुत सारे लोग उस ई श्रम कार्ड को बनवाना चाहते हैं, तो लेकिन उनको पता नहीं है कि ये ई श्रम कार्ड क्यों बनवाना चाहिए, क्यों नहीं बनवाना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या नुकसान है। तमाम सारी सी चीज़ें हैं इस ई श्रम कार्ड में। क्योंकि नई योजना है तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो ये कंप्लीट वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप भी ई श्रम कार्ड को बनवाना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं ई श्रम कार्ड के बारे में पूरे प्रोसेस को, तो ये वीडियो आप अंत तक देख लीजिए। और इसके बाद मेरा वादा है कि आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तक आप समझ चुके होंगे कि आखिर ये ई श्रम कार्ड है क्या और किस तरह ई श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है और ये फ़ायदा किन लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ई श्रम कार्ड है क्या, और फिर ये समझेंगे कि इससे क्या फ़ायदा है, और फिर ये समझेंगे कि ये किन लोगों को बनवाना चाहिए। फिर ये भी समझेंगे कि इस ई श्रम कार्ड से आखिर नुकसान क्या है, क्योंकि फ़ायदे के लिए तो सब लोग बता देते हैं लेकिन आपको नुकसान कोई नहीं बताता। अगर ई श्रम कार्ड से केवल फ़ायदा बस होता तो सरकार सब लोगों को ये कार्ड बनाने की सलाह देती। सरकार ने एक लिस्ट दी है, केवल उन लोगों को बस ई श्रम कार्ड बनाने का अधिकार है। तो इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं ई श्रम कार्ड है क्या। तो 2019 के लास्ट में जब कोरोना आया तब लॉकडाउन लगा पूरे देश में, और उस लॉकडाउन में तमाम लोग बेरोजगार हुए। पूरी फैक्ट्रीज बंद हो गई, पूरे बाज़ार बंद हो गए। जो छोटे छोटे व्यापारी थे वो परेशान हो गए। किसान भी अपनी खेती के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं जुटा पाते थे। इस समय सरकार ने पीएम केयर फंड से लोगों को, गरीबों को सहायता दी, लेकिन वो सहायता सही जगह तक नहीं पहुंची। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को वास्तव में ज़रूरत थी लेकिन सरकार की सुविधाएं उन लोगों तक नहीं पहुंच सकी। सरकार ने इस चीज़ को समझा और ई श्रम कार्ड की एक योजना निकाली। ये योजना उन व्यक्तियों के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर छोटे मोटे एम्प्लॉय हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, या छोटा किसान है। ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी बड़ी संस्था, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर रजिस्टर्ड नहीं है। उनके लिए ये योजना है। भारत में 135 करोड़ जनसंख्या में 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऐसी जगह अपना रोजगार प्राप्त करते हैं जो सरकार की नज़रों में रजिस्टर्ड नहीं है। कोई माली का काम करता है, तो कोई हाउस कीपिंग का काम करता है, तो कोई छोटी मोटी नौकरी करता है जहां उसका ना पीएफ कटता है ना ईएसआई कटता है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ये ई श्रम कार्ड लाई है ताकि आप रजिस्टर्ड कर लें और ताकि सरकार को पता चले कि आप क्या करते हैं, आप कौन से व्यक्ति हैं। तो उस हिसाब से सरकार आपको इस योजना के माध्यम से लाभ पहुंचा सके। दूसरा समझ लेते हैं कि इससे फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए सरकार ने 404 करोड़ रुपए का फंड ऐलान किया है। इस फंड में लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। इसमें फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो व्यक्ति अचानक किसी दुर्घटना के कारण मारा जाता है अगर, तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा इसकी सब्सिडी में। दूसरा फ़ायदा, अगर कोई ई श्रम कार्ड धारक किसी एक्सीडेंट में विकलांग हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी सरकार देगी। और तीसरा फ़ायदा, अगर सरकार कोई योजना निकालती है तो उस योजना का लाभ बिना किसी काटा पीटी के, बिना किसी तीसरे व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट के गवर्नमेंट डायरेक्ट आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर देगी। ये रहे कुछ जो फ़ायदे हैं। अब कौन कौन इनको बनवा सकता है? तो इनको वो लोग बनवा सकते हैं जिनका पीएफ ना कटता हो। अगर आप प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय हैं या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप इस कार्ड को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी आय अच्छी है तो बेहतर होगा कि आप इसको अवॉइड कर दें, क्योंकि ये वास्तव में उन लोगों के लिए है जो लोग आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं। तो क्यों हम किसी का हक मारें। अगर आप समृद्ध हैं, आपको 200-400-500 रुपए का माया मोह नहीं है, तो आप प्लीज़ इस कार्ड को अवॉइड कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आप आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, आपके पास कोई
पक्का रोजगार नहीं है तो आप इस श्रम कार्ड को ज़रूर अप्लाई करिएगा। अब समझ लेते हैं इसको बनाना कैसे है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप अपने स्मार्टफोन से भी इस कार्ड को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इसको आप किसी भी जन सेवा केंद्र से अपने नज़दीकी आराम से बना सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसके लिए कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, केवल आपका आधार कार्ड चाहिए और बैंक अकाउंट चाहिए। और अगर आप चाहें तो अपनी मार्कशीट लगा सकते हैं। मार्कशीट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। अब सब कुछ तो आपने जान लिया, लेकिन अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इससे नुकसान क्या है, क्योंकि कई लोगों को लगता होगा कि इससे कुछ नुकसान भी होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका नुकसान भी है। अगर आप EPFO के पार्टनर हैं या फिर आप ESI के पार्टनर हैं या आप किसी अच्छी कंपनी में अच्छे रैंक में हैं, आपकी सैलरी अच्छी है और उसी बैंक अकाउंट में या उसी आधार कार्ड से आपने अपना ई-श्रम कार्ड बनाया है, तो सरकार की नज़रों में आप ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि सरकार के पास आपका पूरा डेटा है कि आपकी महीने की आय कितनी है, आपकी साल की आय कितनी है। सरकार आपके आधार कार्ड के ज़रिए से आपके बैंक तक पहुंच सकती है। उसे पता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है और सरकार को ये भी पता है कि आप उस योजना के लिए सफिशिएंट हैं या नहीं। तो बेहतर होगा कि आप इसको अवॉइड करें अगर आपके पास पैसा है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस योजना के बारे में नहीं पता है तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें सरकार डायरेक्ट उस व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करेगी बिना किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए हुए। तो ये थी कुछ ई-श्रम से जुड़ी हुई बातें। अगर आप पूछें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसमें अगर कोई छोटा किसान है जिसके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर कोई ऐसी महिला है जो अपने आस पड़ोस में किसी जगह में काम करती है, झाड़ू पोंछा करती है, या फिर कोई मेड है तो वो भी अप्लाई कर सकती है। अगर कोई माली है या फिर कोई रिक्शे वाला है या कोई सब्जी वाला है या फिर कोई फल फूल की दुकान वाला है या फिर उसका छोटा मोटा व्यापार है, पेंटर है, कारपेंटर है, तो ये सारे लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं ई-श्रम कार्ड के लिए। और अगर सरकार की कुछ योजनाएं आती हैं तो उसका वो डायरेक्ट बेनिफिट अपने अकाउंट के ज़रिए डायरेक्टली ले सकते हैं। इसमें फिर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। एक फ़ायदा इससे और हो जाता है कि ई-श्रम कार्ड आपकी एक आइडेंटिटी है। इस पर आप अपना वर्क प्रोफेशन डालते हैं कि आप किस फील्ड पे काम करते हैं और कितना आपको एक्सपीरियंस है। इससे अगर आपको कहीं नौकरी लेना हो प्राइवेट सेक्टर में तो और भी आसान हो जाता है, क्योंकि लोग आपको जान लेते हैं, देख लेते हैं आपके कार्ड से कि हाँ, अगर किसी व्यक्ति को पेंटर की ज़रूरत है तो वो व्यक्ति आपके कार्ड को देख के पता कर सकता है कि आप पेंटर हैं और लंबे समय से आप पेंटिंग कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आपको नौकरी दे रहा है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा ई-श्रम कार्ड का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इससे जुड़े हुए अगर आपको और कुछ भी जानना है, हो सकता है मैंने कुछ चीज़ों को स्किप कर दिया हो, तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक अगला वीडियो ज़रूर बना दूंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।